हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और टॉप 100 क्वेश्चन की हमने एक सीरीज चला रखी है, उसमें मैं एक चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ कंडीशनल सेंटेंस का। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए हमने टॉप 50 रखा है, 100 नहीं किया है। समझे? टॉप 50 इसलिए रखा है क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे चैप्टर के हिसाब से, इसलिए हमने टॉप 50 रखा है। बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन ना हो जाए कि ऐसा ना लगे कि हाँ एक प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। टॉप 50 मुझे लगता है सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस ही होगा, वर्ब के सेंटेंस इसमें मिक्स नहीं होंगे। इसमें 50 के 50 क्वेश्चन आपके कंडीशनल सेंटेंस के ही होंगे, तो कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। 50 सेंटेंस बहुत होंगे आपके लिए, मुझे लगता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हैं तो मुझे लगता है मोर देन इनफ होगा। कंडीशनल सेंटेंस बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि बहुत बड़ा चैप्टर, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। बहुत आसान चैप्टर कंडीशनल सेंटेंस माना जाता है। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको हाथों हाथ बताते चलूंगा। अगर आपने शुरू से भी नहीं पढ़ा है, हालांकि देखो बेसिक की जरूरत तो हमेशा पड़ती है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना बेसिक के काम चल जाए, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि जहां जहां जिस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा पीपीटी खराब हो जाती है ना, इसको साफ कर देते हैं। चलो पहला सेंटेंस आप देखेंगे, एक बढ़िया सुंदर सी पीपीटी है। इफ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। बताओ भाई क्या करेंगे? पहला सेंटेंस आप बताइएगा मुझे। फर्स्ट सेंटेंस देखो, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता कंडीशनल सेंटेंस में, तो एटलीस्ट इतना जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पास एक चीज होती है इफ। इफ एक कंजक्शन होता है जो कंडीशनल सेंटेंस को दिखाता है। हालांकि बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं जो कंडीशन को दिखाते हैं। इफ होता है कंजक्शन ऑफ कंडीशन, जो शर्त को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है। ऐसे और भी कंजक्शंस होते हैं जो जिसमें कंडीशनल सेंटेंस के रूल, नियम, कानून इत्यादि लग जाते हैं, लेकिन इन जनरल हम इफ का यूज करते हैं। और इफ के साथ हमारे पास 3 सिचुएशन होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। इफ के साथ कितनी सिचुएशन होती हैं? 3 सिचुएशन होती हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है आपके सामने एक शर्त रखी हो गई होगी। अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल है मतलब उसके 2 हिस्से जरूर होंगे। एक हिस्से में सेंटेंस नहीं होगा, 2 हिस्से होंगे, है ना। एक एक बात में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा। शर्त जरूर होगी, और शर्त होगी तो एक बात शर्त बताने के लिए, एक बात रिजल्ट बताने के लिए, एक कंडीशन बताने के लिए, एक उसका रिजल्ट बताने के लिए। तो ये चीज है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके साथ वाला जो हिस्सा होगा, अगर उस वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार मुझे तो पता है भाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक बेसिक काम है कि मैं एक बेसिक आधार तुम्हारे लिए तैयार कर दूं जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। इफ के साथ वाले हिस्से में अगर सेकंड फॉर्म आई है तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो अगले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर इफ के साथ वाले हिस्से में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ध्यान रखना अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना। बस इतनी चीज है जो बेसिक अभी फिलहाल ध्यान रखनी है, और जो आगे आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे मैं इस सेंटेंस को देखता हूं, यहां पर एक सेंटेंस में जो है कंजक्शन के रूप में इफ आया। मैंने आपसे क्या कहा? इफ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकंड फॉर्म आ सकती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। एक चीज ध्यान रखना, इफ के साथ वाले हिस्से में इन जनरल मॉडल्स का यूज नहीं होता। अगर मैं कहूं इफ के साथ वाले हिस्से में मॉडल्स आएगा, नहीं आएगा, केवल एक आ सकता है शुड। ध्यान रखना, वो भी शुड जो है इफ के साथ वाले हिस्से में आता है, और अगला वाला सेंटेंस इन जनरल इंपेरेटिव होता है। शुड ये वाला काम कर सकता है। शुड के अलावा तुम सोचो कि तुम इफ के साथ वाले हिस्से में वुड रखा, देख लो, मिलते ही दिखते ही गोली मार देना साहब, गलत है। इफ ही रिसीव, अब तुम कहोगे बोले भैया फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, अगला वाला हिस्सा बताएगा। देखो ये आ गया, इफ ही वुड रिसीव माई लेटर इन टाइम, कॉमा, अगला वाला पार्ट देखो, ही वुड बी एबल टू। वुड के साथ बी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पहले वाले से वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? बोले सर सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए तो रिसीव या रिसीव्ड, आप कहेंगे रिसीव्ड। सही सेंटेंस होगा इफ ही रिसीव्ड माय लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। अगर उसको लेटर जो है टाइम पे मिल गया होता तो वो जो है अपने जो है प्लान्स जो है वो चेंज कर लेगा, लेकिन हमें पता है कि नहीं मिलेगा, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा वो चेंज नहीं करेगा। हालांकि वुड होने के बावजूद भी सिचुएशन प्रेजेंट की है। चलो मैं फिलहाल बहुत ज्यादा वो बात नहीं करूंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि इस बात के पीछे बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं इसको समझाने में जाऊंगा, कभी आप मेरी कंडीशनल की क्लास पढ़ेंगे जब मैं तरीके से पढ़ाऊंगा, तो कंडीशनल वाली जो क्लास होती है उस क्लास में हम क्या करते हैं मैं 3 सेंटेंस लेता हूं और वो 3 सेंटेंस में लगभग 1 घंटा गुजर जाता है। इन कंडीशनल सेंटेंस का बेसिक समझना बड़ा जरूरी है। अगर हम जो है बहुत डेप्थ की बात करें, ऐसा हम कहें कि भाई हम कॉन्सेप्चुअली कोई बात समझना चाहते हैं, 1 घंटे में 3 सेंटेंस अगर हो जाए तो बड़ी बात होती है, क्योंकि उन बातों को समझना कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सेकंड फॉर्म लगाने के बावजूद भी उसको प्रेजेंट क्यों मान रहे हैं, ऐसी क्या कंडीशन रही है। तो ये सारी बातें डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल हम केवल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, लॉजिकल चलेंगे कि भाई अगर अगले वाले हिस्से में वुड प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? बोले जी सेकंड फॉर्म होगी। या इफ के साथ वाले हिस्से में मॉडल्स का यूज नहीं होता,
वुड नहीं आएगा। बोले सर क्या आ सकता है, मैंने कहा केवल शुड है जो एक आ सकता है, उसको भी साइड में रख देते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ वुड आया है, वुड नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको कट करके ए फॉर एप्पल में गलती लगाई और मैं आगे चलूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इफ आई एम इन योर पोजिशन आई वुड नॉट हैव एग्री टू दैट, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं तुम्हारी बात को एग्री ना करता। अब इस सेंटेंस को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले तुम अपने दिमाग से सोचो कि वाक्य कैसे ठीक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 सोचो कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 सर कैसे ठीक हो सकता है, ऐसा क्या रास्ता है कि मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक कर लूं। क्योंकि देखो बहुत सारे रास्ते मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया इफ के साथ वाले हिस्से में एम आया है, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी जाए। मानना लाजमी भी है, क्योंकि इन जनरल हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट वाले हिस्से को सही मानते हैं और लेफ्ट वाले के हिसाब से किसको चेंज करते हैं, इस राइट वाले को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हम इन जनरल क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को सही मानते हैं, राइट वाले को चेंज करते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पिछले वाले में क्यों नहीं करा, पिछले वाले में इसलिए नहीं करा क्योंकि इफ वाले हिस्से में वुड आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ग्रामेटिकल पॉसिबल नहीं है इफ के साथ वाले हिस्से में वुड आ जाए। रीजन तो बहुत कुछ है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, वुड वाला मीनिंग नहीं रख सकती, वो सब उन बातों में नहीं पड़ेंगे। इफ के साथ वाले हिस्से में वुड नहीं आएगा, ये बात पक्की है। अगर बात समझ में आई हो, वही चीज मैं आगे कहना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अगले वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देता हूँ। देखो कंडीशनल सेंटेंस की एक शर्त होती है, जैसे एरर आया है, कंडीशनल सेंटेंस में बहुत सारी बातें मायने रखती हैं। हमें लेफ्ट से राइट चलना तो है, लेकिन हमें और भी बातें देखनी होती है, कहीं लेफ्ट से राइट चलने में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहले तो मैं एक बात चुन लेता हूं कि मान लेते हैं कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वुड नॉट। बोले सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले सर हैव आ गया, नहीं, मेन वर्ब आपकी एग्री है, मेन वर्ब क्या है आपकी, एग्री है। अगर आप इस लेफ्ट वाले को देख के राइट वाले को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे, आप कहेंगे आई वुड नॉट एग्री, आपको इस हैव को हटाना पड़ेगा और एग्रीड का क्या करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए कह दे रहा हूं, एग्रीड का एग्री करना पड़ेगा, जो कि ग्रामेटिकली पॉसिबल है नहीं। मैं आपसे कहूं ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि तुमने 2 हिस्सों में गलती कर दी, एक तो इस वाले हिस्से में गलती होगी, एक इस वाले हिस्से में गलती होगी। क्या 2 पार्ट्स में गलती पॉसिबल है, क्या तुम ऐसा कर लोगे कि 2 हिस्सों में गलती निकाल दो, बोले जी सी में भी गलती है, बी में भी गलती है, नहीं। जब आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही हो कि आपको 2 हिस्सों में गलती बैठ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप कहेंगे विल नॉट एग्री। 2 हिस्सों में गलती हो गई, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। यही कारण है कि अब आप जो है लेफ्ट वाले को देख के राइट वाले पे नहीं जाएंगे, आप राइट वाले को देख के किसको ठीक करेंगे, लेफ्ट वाले को। राइट वाले को देख के किसको ठीक करेंगे, बोले जी लेफ्ट वाले को। तो बोले सर क्या करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटा दें, बिल्कुल हटा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हटी। अब मैं आपसे कहूं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले ही पेज पे लिखवाया था कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पहले वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी गाइस। अगर मैं इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूं तो बोले ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। इफ आई हैड, बोले थर्ड फॉर्म कहां से लाए, ये कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है, तो बी वर्ब हो जाएगा। इफ आई हैड बीन इन योर पोजीशन, अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता, आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू दैट, मैं इस बात पर एग्री नहीं करता। एरर ए फॉर एप्पल में निकल गया। राइट से लेफ्ट चलने का ये फायदा हुआ कि केवल एक हिस्से में गलती निकल गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं इसको ठीक मान लेता हूं। बोले सर ठीक है, मैं और थोड़ी सी बात करना चाहता हूं इस बारे में सेंटेंस के। मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लेते हैं ये फिल इन द ब्लैंक में सेंटेंस आया होता, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होता और आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होते, आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होते, माना मैं आपसे कहूं कि भाई इसको आपको चेंज करना है, या यहाँ पे एक अंडरलाइन खींची हुई है और इस अंडरलाइन को चेंज करना है आपको, और आपसे कहा गया है कि भाई यहाँ पे है तो एम लिख दो, एम का एम रहेगा, या फिर यहाँ पे वर लिख दो, या फिर यहाँ पे वॉज लिख दो। मैं आपसे कहूँ कुछ ऑप्शन है, बोले सर हेडबीन तो हो ही सकता है, हेडबीन तो हो ही सकता है। मैंने कहा हेडबीन तो आंसर हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या वर लगा सकते हैं, देखो वॉज तो आएगा नहीं, क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन में वॉज का प्रयोग नहीं होता। एम गलत है, क्योंकि एम अगर सही होगा तो इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो एम गलत है। मेरा कुल मिला के सवाल आपसे ये है कि क्या मैं इसकी जगह पे वर लगा सकता हूं, इफ आई वर इन योर पोजीशन, सही है। जो 100% अनरियल सिचुएशन होती हैं, उन सिचुएशंस में वर के साथ भी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सही माना जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात जनरली नहीं लिखी मिलती किताबों में, या इन जनरल ऐसा होता है कि जो है आपने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं देखे होते, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं देखे होते, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको जो है, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लगाओगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पर इधर वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इधर आपने किसका यूज कर लिया, वर का यूज कर लिया। अगर हेड मीन ऑप्शन नहीं है तो वर भी क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। बोले सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे पॉसिबल है, अगर वर इधर आया है तो ये तो सेकंड फॉर्म है, तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए।
आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वर है ना वो 100% अनरियल सिचुएशन को दिखाता है। वर जो है वो किसको दिखाता है? 100% अनरियल सिचुएशन को दिखाता है। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी जगह पे होता, तो अब तुम सोच के देखो, मैं तुम्हारी जगह पे होता, 100% अनरियल सिचुएशन ही तो है। पास्ट की है, पास्ट ऑफ पास्ट की है, वो बात अलग है कि भाई पास्ट की अनरियल है या पास्ट ऑफ पास्ट की अनरियल है, इस सिचुएशन को छोड़ो। 100% अनरियल सिचुएशन है। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये करता या मैं उस बात को एग्री नहीं होता, मैं ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मेरा तुम्हारी जगह पे होना एक अनरियल सिचुएशन है। और अगर अनरियल सिचुएशन है तो आप हैड बीन से दिखा लो, क्योंकि इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। लेकिन आप चाहो तो किससे भी दिखा सकते हो, वर से भी दिखा सकते हो। वर का प्रयोग भी क्या है, सही है, कोई समस्या की बात नहीं है। हाँ, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, वो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब जैसे ये एरर है, इसमें कोई समस्या नहीं, यहाँ तो चाहे वर चुन लो चाहे हेड बीन चुन लो, लेकिन फिल इन द ब्लैंक आ गया। तब आपको मान ला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेड बीन चुन लो, यहाँ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता तो वर चुन लो। और अगर मान लेते हैं कोई भी एक ऑप्शन नहीं है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हेड भी नहीं दिया, तो क्या भी सही हो सकता है, वर भी सही हो सकता है, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है। अगर 100% अनरियल सिचुएशन दिखाना चाहते हो तो वर का प्रयोग भी सही हो सकता है इस तीसरी वाली सिचुएशन के साथ, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। बहुत ज्यादा समझा दिया है, मुझे लगता नहीं इससे आगे की आवश्यकता है। ठीक है, चलो खैर, मैं इसको रफ कर देता हूं। हालांकि वर भी ठीक है और हेड बीन भी क्या है, ठीक है, समस्या ना मानी जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इफ ही स्मोक्स लेस ही वुड गेट रिड ऑफ हिज कफ। अगर वो कम जो है स्मोक करेगा तो उसको वो अपने कफ से जो है छुटकारा पा सकता है। लेफ्ट को देख के हमेशा किसको ठीक करना है, राइट वाले को। लेफ्ट वाले को सही मानना है और हमें किसको चेंज करना है, उस आधार पर राइट वाले को चेंज करना है। इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोले जी फर्स्ट फॉर्म। इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अगले वाले हिस्से में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी वुड कह रहा हूं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बोले सर क्या आएगा, बोले सर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वुड हटाओ, क्या लिख दो, विल लिख दो। क्या कहेंगे आप कहेंगे इफ ही स्मोक्स लेस ही विल गेट रिड ऑफ हिज कफ। ठीक है, गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, गेट रिड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, ध्यान रखना। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से आपने विल का यूज किया, आंसर बनेगा कौन सा, बी फॉर बॉल। आगे चलते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। ट्रेन जो है स्टार्ट नहीं होगी जब तक गार्ड जो है हॉर्न को विसल ना कर दे, हॉर्न ना बजा दे, ब्लो ना कर दे हॉर्न। ठीक है साहब, मतलब हॉर्न तो क्या ही है, विसल मतलब एक तरह की वो ये है ना, सीटी वीटी बजाने वाली बात है। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि दोनों हिस्सों में विल आया है, इधर भी विल आ गया साहब और इधर भी क्या आ गया, विल आ गया। अब इससे आसान बात मुझे लगता नहीं हो सकती है, इससे आसान बात नहीं हो सकती। दो हिस्सों में विल का प्रयोग खास करके इन जनरल, अगर एक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लोज हो तब तो नहीं हो सकता। अगर एक क्लॉज कौन सी क्लोज हो, सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तब तो नहीं हो सकता। अब बोले सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, इसलिए मैं कहता हूं बेसिक क्लास पढ़ लिया करो। जिस बच्चे का जो है क्लोज व्लोज कमजोर है उसके लिए मैंने क्लास करा रखी है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, जाकर देख लेना, बहुत जरूरी है। कंडीशनल सेंटेंस कभी सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्लोजेस पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। चलो खैर कोई बात नहीं, एक बात तो रट रखी होगी कि दो हिस्सों में विल नहीं आता, वो काम कर जाएगा। पहला, मैं आपसे कहता हूं द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट, जो कंजक्शन के साथ वाला पार्ट होता है, अंटिल कंजक्शन है, इसके साथ वाला ये वाला पार्ट हो गया। अंटिल कैसा कंजक्शन होता है, बोले जी सबऑर्डिनेट कंजक्शन। बोले सर ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या चीज है, फाइन बॉयज के अलावा जो कंजक्शन होती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, या उस बात को भी छोड़ो। अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट, अंटिल का मतलब क्या होता है, टिल नॉट। आपको क्लोजेस की जानकारी होनी ही चाहिए, बिना क्लोजेस की जानकारी की कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना ऐसा है कि मतलब आप ऐसे मान के चलो केवल आप रट रहे हो और कुछ नहीं। क्लोजेस बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूं कि भाई ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये वाली जो क्लोज होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। कौन सी क्लोज होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। और ध्यान रखना सबऑर्डिनेट क्लोजेस में विल या शेल का प्रयोग क्या माना जाता है साहब, गलत माना जाता है। ठीक है, बोले सर सबऑर्डिनेट क्लोज में क्यों विल शेल गलत है, इन जनरल गलत इसलिए होता है क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो निर्भर करती है किस पर, मेन क्लोज पर। बोले सर मेन क्लोज कौन सी, जिस क्लोज में कंजक्शन नहीं होता वो क्लोज मेन क्लोज होती है। इसमें कंजक्शन नहीं है तो ये कौन सी क्लोज है ये मेन क्लोज है। इसमें कंजक्शन नहीं है तो ये कौन सी क्लोज है, ये मेन क्लोज है। बोले सर कंजक्शन वाली क्लोज, जिसमें कंजक्शन लगा होता है, देखो भाई ध्यान रखना, मेन क्लोज वो क्लोज होती है जिसमें क्या नहीं होता, कोई कंजक्शन नहीं होता। अगर तुम्हारी क्लोज में कंजक्शन आया है तो तुम्हारी क्लोज दो क्लोज हो सकती हैं, या तो कोऑर्डिनेट क्लोज या फिर
सबऑर्डिनेट क्लोज। बोले सर कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेट क्लोज वो होगी जिसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज वो होगी जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। बोले सर कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सी होगी? जिसमें फैन बॉयज आएंगे। फैन मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। अगर इनमें से कोई भी कंजक्शन आया है और उस कंजक्शन से कोई क्लोज बनी है तो वो कौन सी क्लोज होगी? कोऑर्डिनेट क्लोज होगी। और फैन बॉयज के अलावा, मैं आपसे कहूं फैन बॉयज के अलावा जो भी कंजक्शन है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और उनसे जो क्लोज बनती है सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर से मैंने बता दी, वैसे एक बार मैं जनरली कतराता हूं क्योंकि मुझे लगता है मैंने अपने चैनल पे लाख बार ये बात बता दी होगी और तुम्हें पता होनी चाहिए भी, है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से एक बार मान लेते हैं आप नई ऑडियंस है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, सबऑर्डिनेट क्लोज का क्या काम होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज का काम होता है क्या? बता, किसके बारे में बताना? मेन क्लोज की क्या देना? इंफॉर्मेशन देना। मेन क्लोज की इंफॉर्मेशन देने का काम क्या है? का मेन क्लोज की इंफॉर्मेशन देने का काम किसका है? सबऑर्डिनेट क्लोज का है। सबऑर्डिनेट क्लोज का काम है कि वो मेन क्लोज की जानकारी देगी, और वो चीज जो जानकारी देगी वो विल शैल नहीं रख सकती। विल शैल का मतलब जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हो, और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का काम वो नहीं कर सकता जो केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन देना मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, ये है वो है, केवल जानकारी देगा। और अगर वही बात है तो मैं आपको समझा दूं कि इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज में विल या शैल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहां से विल का प्रयोग गलत है। बोले सर क्या करेंगे फिर? गार्ड जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इधर आया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर इफ वाले हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आए तो उसके अगले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बोले सर यहां इफ तो नहीं है, लेकिन अंटिल तो है। बोले सर इफ को अंटिल मान लूं, इफ भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और अंटिल भी कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। दोनों के दोनों ही कैसे हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जिस तरीके से इफ रिएक्ट करेगा उसी तरीके से अंटिल रिएक्ट करेगा। कहने का मतलब इफ के साथ वाले में फर्स्ट फॉर्म या इफ के दूसरे वाले में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ के दूसरे वाले हिस्से में अगर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके पहले वाले सेंटेंस में इफ के साथ वाले में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। वही मैं करने जा रहा हूं। बोले सर गार्ड के हिसाब से क्या आ जाएगा? ब्लोज आ जाएगा। द गार्ड ब्लोज द विसल। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये मैंने इतनी सारी बात बताई है, या तो आप इसको इस तरीके से याद कर लो भाई, अगर आपको रटना ही है, तुम्हें कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लोज से मतलब नहीं है, तो इतना याद कर लो, अंटिल वाले हिस्सा, अंटिल वाले हिस्से में या जिस सेंटेंस में अंटिल आया हो, जिस जिस जगह पर अंटिल आया हो, अंटिल के साथ वाला जो सेंटेंस होता है, अंटिल के आगे वाला जो क्लोज होता है, उसमें विल का प्रयोग गलत होता है। या तो तुम याद कर लो, तुम्हारी मर्जी है साहब, लेकिन याद करके काम चलेगा नहीं, समझना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना, इफ जैसे इफ चलता है वैसे ही कौन चलेगा? अंटिल चलेगा। बोले सर अंटिल के अलावा कौन चल सकता है? अनलेस भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, कोई और कंजक्शन इस तरीके से आ जाए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, वैन आ जाए इस तरीके से, माना वैन के साथ वाले हिस्से में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो वैन के दूसरे वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन का चलने का तरीका है। जैसे इफ चलता है कि अपने साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ले लिया तो अगले वाले में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म ही आएगी? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, विल नहीं आ सकता। दोनों हिस्सों में विल नहीं आएगा। बोले सर कौन से में से काट दूं? तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन से हिस्से में से कटेगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन वाले हिस्से में से कटेगा, या सबऑर्डिनेट क्लोज में से विल का प्रयोग जो है गलत होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है केवल जानकारी देने आती है, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। यही कारण है कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्वतंत्र क्लोज नहीं कहा जाता। मैं आपसे कहूं कोऑर्डिनेट क्लोज स्वतंत्र होती है, मेन क्लोज कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज एकमात्र क्लोज ऐसी होती है जो जिसको स्वतंत्र नहीं माना जाता, जिसको माना जाता है वो निर्भर करती है किस पर? मेन क्लोज पर। ठीक है, चलो खैर, कुल मिला के अंटिल के साथ वाले हिस्से में विल का प्रयोग नहीं होगा, यही तुम्हें ध्यान रखना है। अंटिल के साथ विल नहीं आता इसलिए मैंने विल हटा दिया, इतना ध्यान रख लो चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। If a person studied a period of history, he would have wondered how things had happened at that time. बढ़िया सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार जरा देख के बताइएगा क्या आप कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा सेंटेंस है। इस सवाल में सबसे ज्यादा समस्या इस बात की है कि लेफ्ट से राइट चलें या राइट से लेफ्ट चलें। इन जनरल कंफ्यूजन यही होता है ना कि लेफ्ट वाले को देख के राइट वाला सही करें या राइट वाले को देख के लेफ्ट वाला सही करें। थोड़ा सा मुश्किल सेंटेंस शुरू में ही है, टेंशन ना लो, बाद में आसान भी है। ऐसे घबराना मत कि ये पता नहीं क्या करवा रहा है मास्टर साहब, यार ये तो मुश्किल हो गया। नहीं नहीं, टेंशन ना लो, हर लेवल के सेंटेंस है, हल्के भी हैं, आसान भी हैं, सब है।
देखो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या क्या सोचना चाहिए। जैसे यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि सेकंड फॉर्म के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि अगर इफ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो अगले वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां तुम्हें ये सोचना चाहिए कि भैया वुड हैव वंडर्ड की जगह वुड वंडर आना चाहिए। बनता भी है सोचना साहब। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, लेफ्ट को देख के क्या सही करते हैं, राइट वाला। लेफ्ट वाले को सही मानते हैं, उस हिसाब से हम किसको जज करते हैं, राइट वाले को जज करते हैं। इन जनरल हमारा यही तरीका होता है। तो लेफ्ट वाले को सही माना, पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट ही वुड हैव वंडर्ड हाउ थिंग्स हैड हैपेंड एट द टाइम। बढ़िया साहब, मैंने आपसे कह दिया कि इस तरीके से कर लो। बोले सर ठीक है। अब आंसर गलत हो जाएगा, समझे? अगर आप वुड हैव वंडर्ड की जगह वुड वंडर कर देंगे तो गलती हो जाएगी। बोले सर आपने तो कहा कि लेफ्ट की जगह लेफ्ट वाले को देख के राइट वाले को जज करो। मैंने कहा, लेकिन आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि सेंटेंस को जब पूरा पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, हाउ थिंग्स हैड हैपेंड, हाउ थिंग्स हैड हैपेंड एट द टाइम, कि उस टाइम पर चीजें कैसे घटित हुई थी, ये आप बता रहे हो। यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। तो कहने का मतलब क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख के क्या अंदाजा लगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख के एक बात का अंदाजा जरूर लगा होगा कि देखो, अगर आप यहां सेकंड फॉर्म और यहां वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अब देखो ये बात वही बच्चा समझ सकता है जिसका बेसिक मजबूत है, समझे? अगर मैं आपसे कहूं कि इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और यहां विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, मैं आपसे पूछूं इस सिचुएशन का टाइम कैसा है? ये प्रेजेंट है और साथ में रियल का, रियल कंडीशन का प्रेजेंट है, मतलब एक रियल सिचुएशन है उसका प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और मैं आपसे कहूं इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मैं आपसे कहूं विल प्लस वर्ब, विल नहीं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, मैं आपसे कहूं इसका टाइम कैसा है? भाई ये भी प्रेजेंट है। कुछ बच्चे इसको पास्ट मान के बैठ जाते हैं कि भैया ये पास्ट है, नहीं, बस ये अनरियल का पास्ट है, अनरियल का प्रेजेंट है। एक अनरियल सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है जो रियल नहीं है ना, जिसको आपने इमेजिनरी माना है, और उस इमेजिनरी सिचुएशन को, उस इमेजिनरी सिचुएशन के प्रेजेंट को दिखाने के लिए सेकंड फॉर्म और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है। आप ये मत सोचना कि ये जो घटना है सेकंड फॉर्म प्लस वुड, सेकंड फॉर्म और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट है, सेकंड फॉर्म को देख के पास्ट मत मान लेना, नहीं, ये प्रेजेंट की घटना है, लेकिन रियल सिचुएशन ना हो कि अनरियल सिचुएशन है। तो मैं कुल मिला के तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम स्टडीड देख के वुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दो, बोले जी फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो सेकंड फॉर्म और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को। लेकिन बात किसकी चल रही है? हेड प्लस हेड हैपेंड को देख के एक बात समझ में आएगी कि बात किसकी चल रही है? प्रेजेंट की न चल के बात पास्ट की चल रही है। बोले सर पास्ट की कैसे? देखो जरा, अगर इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, और इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो मैं आपसे पूछूं इसका टाइम क्या है? इसका टाइम पास्ट है, लेकिन पास्ट कैसा? रियल का, अनरियल का? अनरियल सिचुएशन का पास्ट टाइम किससे दिखाते हैं? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से होता है। मैं आपसे कहूं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? बोले सर पास्ट है अनरियल का। पास्ट है किसका? अनरियल का। और तुम्हें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख के एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि बात प्रेजेंट की नहीं है, बात किसकी है? पास्ट की है। और अगर बात पास्ट की है, अगर बात किसकी है? पास्ट की है। अगर बात किसकी है? पास्ट की है, तो तुम्हें चाहकर भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो किसमें आता है? प्रेजेंट सिचुएशन को दिखाएगा। सेकंड फॉर्म किसको दिखाएगा? प्रेजेंट को। तुम्हारे पास एक टाइम दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैं हमेशा टेंस में एक बात कहता हूं, टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्या दिखाता है? टाइम डिसाइड्स द टेंस, कि टाइम डिसाइड करेगा कि टेंस क्या है। तो अगर तुमने देखा कि यहाँ हेड आया है, तुमने देखा कि यहाँ पास्ट की बात हुई है, अगर यहाँ पास्ट की बात हुई है तो पास्ट के लिए क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे ही रखा है, आप चेंज करके क्या कर दो? बस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगा दो। तो आप कहेंगे इफ अ पर्सन had studied a period of history, he would have wondered how things had happened at that time। समझे? बस मैं तुम्हें इतनी बात कहना चाह रहा हूं, यही कारण है कि आप ए फॉर एप्पल में चेंज करेंगे। आप किस में चेंज करेंगे? ए फॉर एप्पल में। इफ अ पर्सन हैड स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ही वुड हैव वंडर्ड हाउ थिंग्स हैड हैपेंड एट दैट टाइम। ठीक है, तो वही कहानी है, पहले वाले में चेंज होगा।
लेफ्ट को देख के राइट जाएंगे, लेकिन राइट वाले ने मना कर दिया कि मुझे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मेरा टाइम पास्ट है, और पास्ट टाइम है तो पास्ट को देख के हमने किसको चेंज किया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। और वही कहानी है कि हमें पहले वाले हिस्से में गलती जो है ठीक करनी पड़ी। ए फॉर एप्पल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो खैर, बहुत समझा दिया मैंने, आगे आ जाओ। इफ आई स्टडीड वेल आई विल पास। इफ आई स्टडीड वेल, इफ के साथ वाले हिस्से में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो अगले वाले हिस्से में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे इफ आई विल पास या आई वुड पास, आप कहेंगे आई वुड पास। चलो भाई 7 नंबर देखो, इफ आई वुड नो वॉट यू वॉन्टेड आई वुड हेल्प यू। चलो साहब, अगर मुझे पता हो कि तुम चाहते क्या हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कर देना साहब। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इफ के साथ वाले हिस्से में वुड आ गया, बस इतनी बात देखो, क्या करेक्शन है क्या नहीं है इस बात को तो छोड़ ही दो। मैंने आपको अभी समझाया था सबसे पहले दूसरे सेंटेंस में कि इफ के साथ वाले हिस्से में वुड का प्रयोग जो है वो गलत होगा। केवल एक आदमी आ सकता है शुड, वो भी अपने साथ इंपरेटिव सेंटेंस लेके आएगा इन जनरल। तो इफ के साथ जो है वुड का प्रयोग गलत होगा। पहली बात तो ये है कि यहीं से हमारी गलती क्लियर हो गई, ठीक है, यहीं से हमारी गलती क्लियर हो गई। आप कहेंगे इफ आई, अब देखो बाद में आया है आई वुड हेल्प यू, बाद में क्या है, आई वुड हेल्प यू, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इफ के बाद साथ वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म इफ आई। आप कहेंगे न्यू, इफ आई न्यू व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, भाई फिर वही बात है, व्हाट अ बैड पर्सन माय फ्रेंड इज आई वुड हैव डिस्कॉर्डेड हिज फ्रेंडशिप। चलो साहब मान लेते हैं, लेकिन फिर वही बात है, एक बात तुम्हें देखते ही समझ में आनी चाहिए कि इफ के साथ वाले हिस्से में वुड क्या कर रहा है, ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। बोले सर कैसे पता करूं फिर क्या सही होगा, अगला वाला हिस्सा देखो, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इफ के साथ वाले हिस्से में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कहेंगे इफ आई हैड रियलाइज्ड, अगर मुझे रियलाइज हुआ होता कि मेरा दोस्त कितना बुरा आदमी है तो मैं जो है उसकी फ्रेंडशिप को क्या कर देता, डिस्कॉर्ड कर देता। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। मैं आपसे कहूँ 9 नंबर में कुछ है, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। बहुत बढ़िया साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि इफ के साथ वाले हिस्से में रीडर्स हमारा सब्जेक्ट बना और वुड राइट हमारा जो है वर्ब बन गई। इफ के साथ वाले हिस्से में मैंने आपसे बताया कि वुड का प्रयोग जो है वो गलत होता है, इफ के दूसरे वाले हिस्से में वुड का प्रयोग करना सही है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है साहब। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए तो इफ रीडर्स, राइट की जगह क्या करना है आप, रॉट टू मी, इफ रीडर्स रॉट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म। हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट मीनिंगलेस बन जाएगा वैसे, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि इधर भी तो प्रेजेंट ही दे दिया ना, चाह कर भी तुम क्या करोगे, मेडिटेट प्रेजेंट दे दिया। ठीक है, मतलब उसको उम्मीद नहीं है कि कोई आएगा, वो कह ही रहा है बस। इफ ही हैड प्लेड वेल, चलो साहब, ही विल हैव वॉन द मैच। देखो इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। इफ ही हैड प्लेड वेल, इफ के साथ वाले हिस्से में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉन थर्ड फॉर्म ही होती है। ठीक है नहीं, तो यहाँ विल की जगह क्या कर दिया जाए, बोले सर वुड कर दिया जाए, बोले सर बिल्कुल ठीक है। अगर वुड कर दिया जाए तो बी फॉर बॉल में गलती होगी और बात जो है बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आ जाओ जरा, इफ माई अंकल डज नॉट स्पेंड so much money on that house unless he thinks of moving in soon। बताओ भाई, देखो बहुत आसान सेंटेंस है, मैं आपसे कहूं अनलेस आया है ना, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अगर आपको नहीं पता है, दो शब्द होते हैं अनलेस और अनटिल, तुम्हें पता होना चाहिए। जो अनलेस होता है, ठीक है नहीं, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, मतलब नॉट मतलब निगेटिव, इफ मतलब कंडीशन। तो मैं आपसे कहूं अनलेस किसको दिखाता है, अनलेस दिखाता है नेगेटिव कंडीशन को, है ना। और मैं आपसे कहूं इफ किसको दिखाता है, बस इफ कंडीशन को दिखाता है। इफ केवल शर्त दिखाएगा, अनलेस दिखाएगा एक शर्त जो कि कैसी होगी, नेगेटिव होगी, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या होगा, नॉट जुड़ा होगा। एक होता है अनटिल, ठीक है, अनटिल होता है टिल नॉट, नॉट मतलब नेगेटिव, टिल दिखाएगा किसको, टाइम को, है ना। अगर आपको नेगेटिव टाइम दिखाना है उस समय तक नहीं,
ठीक है, वो तो आपको कहना है तो टिल नॉट, अंटिल का काम, अंटिल जो है इसका काम करता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अनलेस का मतलब इफ नॉट से है, अगर अनलेस का मतलब इफ नॉट से है तो अनलेस के अंदर भी क्या है, इफ है। इफ का मतलब किसकी बात चल रही है, शर्त की या कंडीशन की बात चल रही है। अगर कंडीशन की बात चल रही है तो ये कंडीशनल सेंटेंस होगा। अगर ये कंडीशनल सेंटेंस होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इफ के साथ वाले हिस्से में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, इफ के साथ वाले हिस्से में अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म आए, तो उसके दूसरे वाले हिस्से में क्या आता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे माय अंकल will not spend so much money on that house unless he thinks of moving in soon। आ गई बात समझ में? अगर वो मूव इन करने की सोच रहे हैं तो ही वो खर्च करेंगे, वरना वो पैसे खर्च नहीं करेंगे। अरे नो एरर पे क्यों लगा दिया मैंने, एक स्टेप थोड़ा आगे लगाना था, सॉरी गाइज, यहाँ लगाना था, यहाँ सी फॉर कैट में आपकी गलती निकलेगी। अरे सी फॉर कैट में भी क्यों निकलेगी, ये तो ठीक है ना, मेरा दिमाग भी चलना बंद हो गया क्या? अनलेस तो ठीक है ना, वहां पे लाल लाल ज्यादा हो गया ना। ए फॉर एप्पल में आपकी गलती निकलेगी, माय अंकल विल नॉट स्पेंड। ठीक है, आ जाओ जरा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं भैया आपने राइट को देख के लेफ्ट को ठीक किया, फिर तुम्हारे दिमाग में जो है सवाल आना चाहिए कि राइट को देख के आपने लेफ्ट ठीक किया, आप राइट से इस बार लेफ्ट चले। जनरली चलने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट की तरफ से राइट चलना, लेफ्ट को सही मानना, राइट को गलत मानना। लेकिन लेफ्ट को कैसे सही मान लोगे आप बताओ? आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, बोले सर फर्स्ट फॉर्म लगा दी, है ना? ये भी तो समझो, इफ के साथ वाले हिस्से में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इफ के साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म आई हो तो इफ के साथ वाले में फर्स्ट फॉर्म आई हो तो दूसरे वाले में क्या आता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे वाले में फर्स्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट तब होता है, या मैं आपसे कहूं ऐसा कॉन्सेप्ट तब होगा जब कि इफ के साथ वाले में फर्स्ट फॉर्म आए और दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। ऐसा तब होता है जब बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना? जब ऐसी, इसको जीरो कंडीशन बोलते हैं, जीरो कंडीशनल बोलते हैं, जब बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब एक ऐसी बात हो जो बिल्कुल ही सत्य है, जिसका तुम्हारा मेरे किसी और के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं? अगर मैं कहता हूं इफ वी अगर मैं कहता हूं इफ वी बॉइल द बटर, इफ वी बॉइल द बटर, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, कि भाई वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों बातें सही हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। दोनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, दोनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं इस तरीके से, अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, बोले सर बिल्कुल सही है, तो वो तो जीरो कंडीशनल हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। क्या इसमें दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म लगा दूं, यहां फर्स्ट फॉर्म, यहां फर्स्ट फॉर्म? ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है जो दोनों तरफ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो यही कहानी है कि मैं राइट से किधर की तरफ चला, लेफ्ट की तरफ चला, क्योंकि वो चीज बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, वो कंडीशनल सेंटेंस के नियम के ही खिलाफ जा रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने डस को गलत करके विल किया। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड। दोनों हिस्सों में विल आया है, समझे? कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दोनों हिस्सों में विल आया है। कौन से हिस्से का गलत करेंगे, इफ वाले का। इफ वाले हिस्से में विल शैल का प्रयोग गलत होता है साहब, तो यहां से विल हटा दो। ठीक है, अब एक बात यह है कि यहां विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आप फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे, इफ यू, यू के साथ क्या आएगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, विल की जगह डू लगा दो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। सी फॉर कैट में गलती है, आगे चलते हैं। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। 13 नंबर देखिएगा साहब, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू, अच्छा ये तो 12 ही था ना, 13 की मैं बात कर रहा हूं। When I shall get back, I shall pay off the money that I borrowed from you last month. When I shall get back, अब देखो वही बात है, दोनों हिस्सों में shall आ गया ना, समझने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हें विल नहीं, जो है तुम्हें इफ नहीं मिलेगा देखने के लिए हर जगह, shall pay और शेल गेट। अब तुम्हें समझना है कि कौन सी क्लोज मेन क्लोज है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज से ही विल शेल हटाना है। ये मैं सोच लेना कि मेन क्लोज से हटा लूं, मेन क्लोज स्वतंत्र होती है, उससे विल शेल नहीं हटेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज से हटता है, जिसमें कंजक्शन आया होता है। व्हेन आया तो इस कंजक्शन की ये क्लोज हो गई, व्हेन कंजक्शन की ये क्लोज हो गई, ये क्लोज जिसमें कंजक्शन आया वो कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट। व्हेन कैसा कंजक्शन, फैन बॉयज में आता नहीं है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये कौन सी क्लोज है, बोले जी सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज में विल शैल का प्रयोग गलत होता है, बोले सर गलत होता है, तो मैंने काट दिया। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे कहूं कि भाई आई शैल पे ऑफ, ये कौन सी क्लोज है, मेन क्लोज है। भाई देख लो ना, इसमें कंजक्शन नहीं है, जिस क्लोज में कंजक्शन ना आया हो कौन सी क्लोज होती है, बोले जी मेन क्लोज, तो ये हमारी मेन क्लोज है। मेन क्लोज में विल शैल आ सकता है, बोले सर बिल्कुल आ सकता है। तो अगर मेन क्लोज में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो आई के साथ गेट वर्ब की कौन सी फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म ही है, बस हो गया काम सही। ए फॉर एप्पल में गलती निकलेगी और शैल यहां से हट जाएगा।
और तुम्हें कुछ नहीं करना, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है। देखो अगर मैं इस 14 नंबर की बात करूं तो सेंटेंस में सीखने के लिए बहुत कुछ है, समझे। पहली बात तो इसमें इफ नहीं आया, बोले सर समस्या इस बात की मुझे तो इफ ही नहीं दिख रहा। इफ नहीं दिख रहा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, काम चल जाएगा बिना इफ के, समस्या ना मानो। जरा देखो लिखा है हेड आई रियलाइज्ड। अगर तुम समझदार हो तो 1 मिनट के लिए इफ को छोड़ दो। तुम एक बात देखो कि यहां आया हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर पहले हिस्से में आए तो दूसरे वाले हिस्से में क्या आता है, दूसरे वाले हिस्से में आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां क्या है, वुड टेक, गलत है। क्या आएगा, वुड हैव टेकन। क्या आएगा, वुड हैव टेकन। तो बोले जी गलती किस में हो गई, सी फॉर कैट में हो गई। ठीक है, गलती किस में हो गई, सी फॉर कैट में हो गई। ये तो हो गया एक बेसिक समझ कि मुझे पता होना चाहिए कि यार हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सी फॉर कैट में गलती होगी, और मैं इसको आगे ले मतलब इसको समझ के आगे चलूंगा। लेकिन मैं थोड़े से उसके बारे में बात करना चाहता हूं। देखो अगर मैं हेड आर रियलाइज्ड की बात करूं तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखते हैं, इफ आई हैड रियलाइज्ड, एक तो ये तरीका है लिखने का। या फिर इसको लिख सकते हैं, हेड को किसकी जगह पे रख दो, इफ की जगह पे रख दो, बस इतना ही करना है, हेड आई रियलाइज्ड। मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा तरीका सही है, दोनों ही सही है। मैं आपसे कहूं दोनों ही तरीके बिल्कुल क्या है, सही हैं। आप इफ के जगह पे किसको भी रख सकते हो, हेड को रख सकते हो। ये जो हेड है ये इफ का ही काम करेगा, इफ और हेड दोनों को मिलाकर ही काम करेगा। मैं आपसे पूछूं यहां पर हेड आया और यहां पर इफ आया, इन दोनों को अगर मर्ज करना है तो कैसे मर्ज करूंगा, बस यही तरीका है कि हेड को किसकी जगह पे रख दो, इफ की जगह पे रख दो। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। इफ आई हैड रियलाइज लिखा हो या हैड आई रियलाइज लिखा हो, दोनों बातें ही सेम है। अब एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, इस तरीके से कौन कौन काम करता है। इस तरीके से काम करने का मतलब है इफ की जगह पे कौन कौन तुम्हें मिलेगा। इफ की जगह पे तुम्हें 3 आदमी मिल सकते हैं। जैसे यहां पर इफ की जगह पे क्या आ गया, हेड आ गया, तो इफ की जगह पे तुम्हें हेड मिल सकता है, या फिर इफ की जगह पे तुम्हें वर मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है, इफ आई वर यू, जैसे मैं कहता हूं, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि कहीं तुम्हें लिखा मिल जाए इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मैं तुम्हारी जगह होता, या मैं तुम होता, या तो इसको ऐसे लिख लो, या वर और इफ को मिला के ऐसे लिख लूं मैं, वर आई यू। मैं आपसे पूछूं दोनों में से कौन सा सही है, दोनों ही सही है। इफ आई वर यू कह लूं या वर आई यू कह लूं, दोनों ही बातें क्या है, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब क्या है, इफ के स्थान पे हेड आके बैठ सकता है, इफ के स्थान पे वर आके बैठ सकता है, और एक आदमी और है, कौन, शुड, जो इफ के स्थान पे आके बैठ सकता है। इन जनरल ये 3 ही व्यक्ति हैं जो इफ के स्थान पे आके बैठेंगे। तो तुम्हें देख के कंफ्यूज नहीं होना कि बोले जी भैया इफ आया ही नहीं, अरे इफ आया है, हेड ने इफ का स्थान ले लिया। ये जो हेड है ये इफ और हेड को मिलके काम कर रहा है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। बाकी इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। यही कारण है कि मैंने सी फॉर कैट को सही माना, मतलब सी फॉर कैट को गलत माना और वहां पे मैंने चेंज कर दिया। अगर मुझे लगता है बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन विल ही हैव हिज लंच। देखो बहुत सारी बातें हैं जो कहने की हैं। कहने की बहुत सारी बातें हैं, क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि कंडीशनल मान कैसे लें इसको। दिक्कत तो ये है कि वो अपना लंच कब करेगा, इसको कंडीशनल कैसे मान लें। देखो 2-4 बातें हैं, मैं बता देता हूँ कंडीशनल के थ्रू से। कंडीशनल से तो पार चला गया सेंटेंस। देखो भाई, हिज मदर आस्क्ड हिम, उसकी माता जी ने उससे पूछा। इसको तुम ऐसे देखो कि एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच है, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है साहब। WH वर्ड आया, बोले सर आया। सेंटेंस के स्टार्टिंग में आस्क्ड आया जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि मैं कह सकता हूँ पास्ट है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने शुरू में आस्क्ड लगाया हो, हिज मदर आस्क्ड हिम, उसकी माता जी ने उससे पूछा, व्हेन, तो मैं तुमसे एक बात पक्की कह सकता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का आस्क्ड आया है मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं आती। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। डायरेक्ट में तो आती है क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो कभी प्रश्नवाचक नहीं बनता, कभी भी इंटरोगेटिव नहीं बनता। तो ही से पहले विल तो नहीं आ सकता। एक बात तो क्लियर होगी, गलती कौन से पार्ट में, सी फॉर कैट में। बोले सर ही के कहाँ आएगा, बाद आएगा। अच्छा ही के बाद आएगा तो मैं लिख दूं ही विल, मैंने कहा लिख दो। एक समस्या और है, ही के बाद विल लिखना भी गलत होगा।
बोले सर बाद में तो लिखना चाहिए, मैंने कहा लिखना चाहिए लेकिन विल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि शुरू में पास्ट आया है। अगर मेन क्लोज पास्ट में, तो यहाँ पे जो विल होगा वो विल का चेंज किस में होगा? बोले सर वुड में होगा। विल का चेंज किस में होगा? वुड में होगा। अगर विल का चेंज वुड में होगा तो आप विल की जगह क्या लिखेंगे? बोले सर वुड लिखेंगे। सही तरीका होगा लिखने का क्या? हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड हैव हिज लंच, व्हेन ही वुड हैव हिज लंच, की वो अपना जो लंच है जो है वो कब करेगा, आप ये पूछ रहे हो। तो कहानी ये है कि आप सी फॉर कैट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 16 नंबर, if you would have arranged these red flowers in a vase together with some white ones, they would have looked pretty। मान लेते हैं साहब, देखो ये आ गया यहाँ सेंटेंस, यहाँ अलग हो रहा है वाक्य। इफ के साथ वाला एक सेंटेंस है, यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, और एक सेंटेंस ये है जिसमें कंजक्शन नहीं है, मतलब मेन क्लोज इसको मान लो, ये आ गया वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस के दो हिस्से, दोनों में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। जो इफ के साथ वाला सेंटेंस होता है, अगर मतलब जैसे हम इफ के साथ वाली जो क्लोज होती है सेंटेंस, तो क्या कहना, इफ के साथ वाली जो क्लोज होती है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और दूसरी वाली में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि इफ के साथ जो वुड लगा है वो गलत है, इफ के साथ जो वुड लगा है वो गलत है। अगर एक तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो वुड हैव गलत है, आप कहेंगे इफ यू हैड अरेंज्ड, इफ यू हैड अरेंज। सिंपल सी कहानी है, इफ के साथ वुड का प्रयोग गलत है तो आपने कहा इफ यू हैड अरेंज। इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगले वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात समझ में आई होगी। 17 नंबर पे चलते हैं। हाँ जी, 17 नंबर, इफ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक। लेकिन आप अपनी ही बात कर रहे हो कि मैं ठीक होता है ना होता। बढ़िया सेंटेंस है, थोड़ा बुद्धि लगेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो भी बता देता हूं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इफ के साथ वाले हिस्से में इज एम आर एम आया है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इज एम आर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो अगले वाले हिस्से में क्या आना चाहिए? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अगले वाले हिस्से में क्या आनी चाहिए? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बोलो जी, आप कहें दें वुड की जगह विल, है ना, और आप बी फॉर बॉल लगाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। इन जनरल तो ये होगा, इफ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स, कि भाई अगर मैं ठीक हूं तो मैं क्या चुनूंगा? प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स। आप ये कह के आगे बढ़ जाएंगे। अब होना भी ऐसे ही चाहिए इन जनरल तो, लेकिन समस्या है, समझे, थोड़ी सी समस्या तो है वाक्य में। अब आप कहोगे, बोले भैया आपने एक चीज सिखाई है, लेफ्ट वाले को सही मान के कौन से वाले पे चले जाओ? राइट वाले पे चले जाओ। तो बोले जी लेफ्ट में फर्स्ट फॉर्म है तो राइट वाले में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, बी फॉर बॉल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हो सकता है बुक्स में भी, कहीं बहुत सी बुक्स में भी इस प्रकार के सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं कि हाँ ये बात ठीक है। लेकिन देखो, मैं कुछ बात तुमसे करना चाहता हूँ। क्या आंसर होगा इस बारे में चर्चा बाद में करेंगे। क्या आंसर होगा इस बारे में चर्चा क्या करेंगे? बाद में करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि आ जाओ भाई, मैंने दो सेंटेंस लिखे, जरा देखना दोनों सही है गलत है। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ रही होगी बात कि दोनों वाक्य जो है वो सही है। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही होगी आपको कि दोनों वाक्य सही हैं। है ना। इफ ही कम्स लेट द बॉस विल पनिश हिम, इफ ही कम्स लेट, इफ ही केम लेट, कम्स नहीं केम, ये सेकंड फॉर्म है। मैं आपसे कहूँ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बोले जी फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और ये तो तुम्हें क्लियर होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ग्रामेटिकली सही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं कोशिश तो नहीं कर रहा था बताने की, क्योंकि ये थ्योरी वाली क्लास की चीज़ है। जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं तब हम इस बात को पढ़ते हैं,
लेकिन ये वाक्य ऐसा फंस गया कि मुझे थोड़ी सी मजबूरी हो गई समझाना। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन समझो। देखो जो पहली वाली सिचुएशन है ना, इफ ही कम्स लेट द बॉस विल पनिश हिम, ये एक रियल सिचुएशन है। पहली वाली सिचुएशन कैसी सिचुएशन है? एक रियल सिचुएशन है, इसमें इमेजिनरी कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूं इसमें कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। मैं आपसे कहूं कि इस घटना की बात करें, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है? बोले जी प्रेजेंट की है ना? प्रेजेंट कह लो, कुछ लोग फ्यूचर भी कह सकते हैं, फ्यूचर कहना भी गलत नहीं होगा, फ्यूचर कहना फ्यूचर कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ ही कम्स लेट द बॉस विल पनिश हिम, अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे, माना आप ये कह रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं सेंटेंस प्रेजेंट का है, रियल सिचुएशन है और घटना अभी घटित नहीं हुई है। मैं आपसे पूछूं एक्शन कंप्लीट हो गया इसमें? मैं आपसे पूछूं एक्शन कंप्लीट हुआ? तो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे, लेकिन अभी आया नहीं है लेट। अब मैं आपसे पूछूं इस घटना के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, दोनों बातें सही हैं। इफ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे, मतलब अभी आने का टाइम नहीं हुआ, हो सकता है 9 बजे बुलाया गया हो, 8:30 बज रहे हैं, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे। अभी आधा घंटा है आने के लिए, ये जो भी टाइम है अभी टाइम है आने के लिए। अगर वो लेट हो भी सकता है, वो लेट आए, हो सकता है लेट ना आए, तो दोनों बातें हैं। मैं आपसे पूछूं ये जो घटना है पहले नंबर वाली, ये घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बातें क्या है, सही हैं। तो इफ ही कम्स लेट, अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। अब मैं आपसे कहूं सेंटेंस ठीक है, मैंने कहा ठीक है, सेंटेंस ठीक है, मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात, सेंटेंस नंबर 2 देखो, मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस का क्या मतलब है? इफ ही कम्स लेट द बॉस वुड पनिश हिम, अगर वो इफ ही केम लेट द बॉस वुड पनिश हिम, अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे। मैं आपसे पूछूं पहले और दूसरे के अर्थ में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है मीनिंग में। फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस के मीनिंग में 1 रुपए का जो है फर्क नहीं है। केवल एक फर्क है कि इस घटना को रियल न मान के केवल कैसा माना जाएगा? इस घटना को रियल न मान के कैसा माना जाएगा? अनरियल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? अनरियल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? अनरियल। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे कहूं ये घटना कब की, पास्ट की है, प्रेजेंट की, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये भी घटना किसकी है, प्रेजेंट की है। मैं आपसे पूछूं क्या इस घटना का एक्शन कंप्लीट हुआ? इस घटना का भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपसे पूछूं ये घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है? नहीं, ये घटना घटित नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इसको कैसा मान लिया, अनरियल मान लिया। अब ये 2-4 बातें जब मैंने तुम्हें बताई तो ये तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी। मैं थोड़ा सा इसको सिंपलाई जो है सिंपल वे में आपको सिंप्लीफाई करता हूं, सिंपल वे में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहला और दूसरे में क्या फर्क है? अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे, रियल घटना है। हो सकता है वो लेट आए, हो सकता है वो लेट ना आए, दोनों बातें हैं। अभी घटना एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आने में टाइम बाकी है, और लेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आएगा तो पनिश करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। पहली वाली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, पहली बात और दूसरी बात में क्या फर्क है? बोले सर घटना घटित हुई, घटना अभी घटित नहीं हुई है, टाइम बाकी है, जैसे ऊपर वाली सिचुएशन में बाकी था। मैं आपसे कहूं कि कब की है, प्रेजेंट की बात है, क्योंकि मैं कहूं कि अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे। आप ये बात कह रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम है। बोले सर फिर इसको रियल और इसको अनरियल क्यों कहा? इसको अनरियल इसलिए कह दिया मैंने क्योंकि इस सिचुएशन का मतलब है अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे, लेकिन वो लेट नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी है आपके पास। इतना ही फर्क है पहले और दूसरे सेंटेंस में। अगर आपने इसको अनरियल मान लिया, इसका मतलब उसका लेट आना रियल नहीं हो सकता। उसका लेट आना हमेशा क्या ही होगा, अनरियल ही होगा। उसका लेट आना क्या होगा, अनरियल होगा। इफ ही केम लेट, अगर वो लेट होता है लेकिन वो लेट नहीं होगा। बोले सर कैसे पता चला? क्योंकि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाया, प्रेजेंट की घटना को सेकंड फॉर्म से दिखाया, अनरियल एक्शन हो गया। कहने का मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं दूसरे वाले सेंटेंस में, अगर वो लेट आता है तो बॉस उसको पनिश करेंगे, लेकिन आपको पता है, आप 100% इस बात को लेकर श्योर हैं कि वो लेट नहीं होगा, कि वो लेट नहीं होगा। पहली वाली सिचुएशन में और दूसरी वाली सिचुएशन में बस इतना ही फर्क है ना? बोले सर ये दोनों सेंटेंस यहां क्यों समझाए गए? एक बात ये भी दिमाग में आनी चाहिए। यहां इसलिए समझाया गया, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं इफ आई एम वेल, आप एक सिचुएशन ले रहे हो सेंटेंस में। मैंने आपसे अभी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख के कुछ बच्चे सोचेंगे, बोले जी वुड को गलत कर दूं और वुड की जगह विल कर दूं। बात तो सही है, तुम्हारे दिमाग में ये वाली कहानी आएगी कि वुड की जगह पे क्या कर दूं, एक सेकंड अपना, वुड की जगह पे क्या कर दूं, वुड की जगह पे विल कर दूं। लेकिन सेंटेंस वुड की जगह पे विल करना गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा सोचो। अगर मैं ठीक हूं, अगर मैं क्या हूं, ठीक हूं, आप कह रहे हो इफ आई एम वेल, वर्ब ये वाली पहली वाली सिचुएशन दिखा रहे हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, इसका मतलब आप कह रहे हो एक रियल सिचुएशन है, प्रेजेंट की, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हो भी सकता है और एक्शन नहीं भी हो सकता। लेकिन आप अपने बारे में कह रहे हो इफ आई एम वेल, लेकिन आपको खुद का तो पता होगा ना कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। बताओ,
क्या आप इस इफ आई एम वेल के लिए भी कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? बताओ। आप अपने लिए कह सकते हो कि इफ आई एम वेल, अगर मैं हूं, अगर मैं ठीक हूं, तो आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स। आप ये कह सकते हो अपने लिए, खुद के लिए कह सकते हो। अपनी कंडीशन आपको पता होगी ना, अपनी कंडीशन तो क्लियर होगी। तो ये हाँ या ना वाली सिचुएशन तो बची नहीं, हाँ या ना वाली सिचुएशन तो बची नहीं, क्योंकि आपको पता, आपको अपनी सिचुएशन पता है कि मैं जो हूं ठीक हूं या मैं ठीक नहीं हूं, है ना, मैं ठीक हूं या मैं ठीक नहीं हूं, तो आपको अपनी सिचुएशन इन जनरल पता है। और आपको अगर अपनी सिचुएशन पता है, इसका मतलब आप इसको पहली वाली सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में नहीं रख सकते। आप इसको किस में रखेंगे? अनरियल में रखेंगे। अगर आप इसको अनरियल में रखेंगे तो आप कहेंगे इफ आई वर वेल, इफ आई वर वेल, अगर मैं क्या होता, अगर मैं ठीक होता। इफ आई वर वेल, अनरियल सिचुएशन है प्रेजेंट की। आई वर वेल का मतलब है मैं ठीक होता, लेकिन मैं ठीक हूं नहीं। अगर मैं ठीक होता, मैं ठीक नहीं हूं। आप कह रहे हो आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स, मैं कोल्ड ड्रिंक्स की जगह क्या देखता मैं क्या प्रेफर करूंगा? बोले जी मैं चाय प्रेफर करूंगा, किसके कंपैरिजन में? कोल्ड ड्रिंक के कंपैरिजन में। लेकिन आपको पता है कि आप ठीक नहीं हो, क्योंकि मैंने क्या कहा ना, घटना के होने की संभावना क्या है? बोले जी ये घटना घटित नहीं हो सकती। आपका ठीक होना अनरियल है। आपका ठीक होना कैसा है? अनरियल है। अगर आपका ठीक होना अनरियल है तो आप कोशिश करो कि एम की जगह किसका प्रयोग कर दो? बोले सर वर का प्रयोग कर दो। यही कारण है कि मेरे हिसाब से आप किसको चुने? एम की जगह वर का प्रयोग करें। वुड को गलत करना गलत हो जाएगा, एक बात ठीक है। दूसरी बात, मान लेते हैं कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको एम की जगह एम ही रखना है और वुड को ठीक करना है। देखो वैसे तो इन जनरल करने की आवश्यकता ऐसी है नहीं। इफ आई वर वेल आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी कहना सही होगा, क्योंकि ये अनरियल सिचुएशन है आपका ठीक होना। क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन तो पता होगी ना कि मैं बीमार हूं या मैं सही हूं, मैं बीमार हूं या मैं सही हूं, इसमें हाँ या ना वाली सिचुएशन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहले वाले से बेहतर है कि दूसरे वाले पे जाओ। लेकिन फिर भी तुम्हारी मजबूरी हो रही है कि मान लेते हैं कि इफ आई एम वेल को ही तुम्हें ठीक कहना है। बोले मैं तो चाहता हूं कि मैं इसी को ठीक करूं और मैं वुड की जगह वेल ही करूं। केवल एक सिचुएशन बन सकती है जब आप अपने एक हैबिचुअल एक्शन को बता रहे हो, किसी को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई ऐसा हो, कि अगर मैं ऐसा होता हूं तो वैसा होता है, अगर मैं ऐसा होता हूं तो वैसा होता है। ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन बहुत रेयर है, सिचुएशन है कि आप उस बात को लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा उस बात से बेहतर है, उस तरीके से बताने से बेहतर है कि आप वुड प्रेफर के साथ वर का प्रयोग करो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। ए फॉर एप्पल लगाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई 18 नंबर पे आओ। इफ ही वुड हैव succumbed टू हिज प्रेशर ही वुड हैव लॉस्ट। अब देखो वही बात है यार, इसको बताने की क्या आवश्यकता है, इसको इसमें क्या ही टाइम लिया जाए। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इफ वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म पहले से ही है, आपको हेड चाहिए, हेड लगा दो, खत्म बात। क्या ही सोचना है इसमें सेंटेंस में। 18 में 19 नंबर देखो। वी वुड हैव अकम्पनीड यू टू द पिकनिक स्पॉट इफ यू वुड हैव टोल्ड अस। फिर वही बात है, मैं आपसे कहूं एक हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा है, तो इफ वाले हिस्से में क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप कहेंगे इफ यू हैड टोल्ड अस। नेक्स्ट आओ। बट योर कॉर्पोरेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। बढ़िया सेंटेंस है। पहली बात तो ये है कि फोर यहां नहीं यहां आएगा। ठीक है। बट फोर का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में आपको बहुत बार मिलता है। बट फोर का मीनिंग होता है विदाउट। बट फोर का मीनिंग किससे निकलता है? विदाउट, बिना, है ना। बट फॉर योर कॉर्पोरेशन, आपके कॉर्पोरेशन, आपके कॉर्पोरेशन के बिना द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ, कि जो ऑर्गेनाइजेशन था इस वर्कशॉप का जो हमने कंडक्ट कराई है, इतना स्मूथ नहीं होता, इतनी ऑर्गेनाइजली नहीं होती चीजें अगर आप कॉपरेट नहीं करते। आपके कॉपरेशन के बिना ऐसा नहीं होता। बट फॉर का मतलब विदाउट से निकलता है। और एक चीज बट फॉर के साथ याद रखना, बट फोर के साथ याद रखना वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली सिचुएशन ही चुनी जाती है। समझे? बट फोर के साथ हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली सिचुएशन ही चुनी जाती है। अगर कोई और दे रखी है तो गलत है। पहली बात तो बट फोर आया, देखो जरा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बट फोर के साथ ध्यान रखना, बट फोर के साथ वाले हिस्से में यही आएगा। अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आया तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि वो विदाउट का मतलब एक्शन हो चुका होता है। जब आप कह रहे हो ना विदाउट यू, तुम्हारे बिना ये नहीं हो पाता, तो जब जब बट फोर आया होता है तो ऐसा होता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। और जब एक्शन कंप्लीट होता है तो फिर यही सिचुएशन तो लगाते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्शन कंप्लीट को ही दिखाता है। यही कारण है कि बट फोर के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली सिचुएशन ही आएगी। ये ध्यान रखना बस। ठीक है। 21 नंबर देखेंगे ज्यादा टाइम लिए बिना। ही विल सर्टेनली हेल्प यू। अब वही बात है, इसमें तो क्या ही सोचना है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है,
विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, तो इफ वाले हिस्से में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, बहुत बढ़िया। मैं इसको चेंज करता हूँ यार, उल्टा हो रहा है ना पेन ये, आ जाओ। ठीक है, बात समझ में आएगी। 21 नंबर 22 नंबर पे चलते हैं, जल्दी जल्दी एक बार थोड़ा सा शुरू करते हैं। इस बार मैं आपसे कहूं कि भाई इफ के दूसरे वाले हिस्से, सॉरी, विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ही के साथ वर्क या वर्क्स, बोले ही के साथ वर्क्स। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे, अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना गलत होता है। मैं आपको अभी बता के आया हूं, अनलेस हो या अंटिल हो, अनलेस हो या फिर क्या हो, अंटिल हो। भाई दोनों में, दोनों के साथ नॉट का प्रयोग करना गलत होता है, क्योंकि ये शब्द ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है। अनलेस होता है इफ नॉट, अंटिल होता है टिल नॉट, अभी बता के आया हूं। अगर बात क्लियर हो तो यहाँ डो नॉट का प्रयोग जो है वो गलत है। आप कहेंगे अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। आ जाओ, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड गेट बेटर, यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। बताओ भाई देखो ऐसा है कि बिफोर जो है वो भी जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही है। तो बिफोर द पुलिस कम, पुलिस प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कम आना बिल्कुल सही है, और यहाँ विल का प्रयोग क्या है, गलत है। यहाँ विल का प्रयोग क्या है, गलत है। बोले सर शुड बेटर गेट, ये ठीक है, ये फ्रेज के रूप में आता है शुड बेटर, है ना। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। बोले सर यहाँ मॉडल आपने शुड कैसे लगा दिया, अरे सजेशन ही तो है, सजेशन के लिए आपने क्या लगा दिया, शुड लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है। यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल, बोले पुलिस के आने से पहले पहले एंटिसिपेटरी बेल ले लो, ये सजेशन है, और सजेशन के लिए शुड लगा दिया, कोई समस्या नहीं है। बाकी बिफोर के साथ वाले हिस्से में विल का प्रयोग गलत है, क्योंकि बिफोर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ वाले हिस्से में विल का प्रयोग इन जनरल गलत होता है। वही कहानी है कि आप आंसर ए फॉर एप्पल लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, मेन क्लोज कौन सी है, बोले ये वाली। अगर तुम समझ पा रहे हो, इसमें कंजक्शन नहीं आया ना, जिसमें कंजक्शन नहीं आया वो मेन क्लोज। अगर कंजक्शन, मेन क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो सामने वाले हिस्से में वर्ब की, आफ्टर के साथ वाले हिस्से में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फिनिश्ड या फिनिश। बाकी सब्जेक्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन सिंगुलर है तो आप फिनिश का फिनिशेस कर लो। ठीक है, फिनिश का क्या कर लो, फिनिशेस कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कुल मिला के अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं भैया आफ्टर के साथ ये कैसे हुआ, अरे आफ्टर भी कैसा ही कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ कोई समस्या नहीं है। इन जनरल बच्चा कई बार रट लेता है, बच्चा क्या रट लेता है बताता हूं, देखो। ये ऐसा नहीं, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं भी यही पढ़ाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन पता है इन चीजों में क्या देखना पड़ता है, इन चीजों में देखना पड़ता है दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। अगर बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आई है तो ये बात पक्की है, फिर बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या फिर बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो बाद वाले में सेकंड फॉर्म होगा। ऐसी मैं आफ्टर को लेकर चलूं, अगर आपको आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म मिल जाता है तो ये बात पक्की है कि आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। या मैं कह दूं आफ्टर के बाद आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा मिल जाए तो ये बात पक्की है कि आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म आएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं, यहां कहां ऐसा हुआ कि सेकंड फॉर्म आ गई हो या क्या आ गया हो। ठीक है, पहली बात तो बोले सर ये हो गया ना, देखो आफ्टर के बाद, अरे आफ्टर के बाद यहां सेकंड फॉर्म दे रखी है, क्या आफ्टर के बाद सेकंड फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती, आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा होता तब मुझे सोचना पड़ता कि मैं अब की कौन सी फॉर्म लगा दूं, सेकंड फॉर्म लगा दूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब तुम सोचो कि भैया मैं तो यहां विल कैसे आ गया, अरे जब दोनों में से कोई सा ही हिस्सा पास्ट में नहीं चल रहा तो तुम उसको पास्ट या पास्ट ऑफ पास्ट में कैसे ले जाओगे, गलत हो जाएगा अगर तुम रट के आए हो। हाँ एक चीज हो सकती है कि साहब आपने बिफोर या आफ्टर देखा, आपने क्या देखा, बिफोर देखा या आफ्टर देखा, तो एक बात पक्की है कि बिफोर या आफ्टर कैसे कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, इसके बाद वाले सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी है, फर्स्ट फॉर्म रखी है, तो इस बात का ये फिर ये बात पक्की है कि इसके पहले वाले में क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर ये बात पक्की है, क्योंकि फिर आप इसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन की नजर से देखो, और आप ये देखो कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आ गया साहब। इस तरीके से चल सकता है, ये ध्यान रखो। आफ्टर के बाद ये आ गया तो फिर पहले क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो
until the train will not get signal। अब दोनों हिस्सों में बिल आ गया, देखो यहां भी बिल आ गया और यहां भी बिल आ गया, तो एक बात तो पक्की है कि एक बिल को काटा जाएगा। दूसरी बात, अंटिल आया है तो अंटिल के साथ नॉट का प्रयोग सही नहीं होता, गलत। दो हिस्सों में बिल नहीं आता, अंटिल कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ वाले हिस्से में बिल चल गलत होता है, तो दोनों काट दो। बोले सर अब क्या करें, देखो जरा, अंटिल द ट्रेन, गेट नहीं गेट्स, ट्रेन सिंगुलर है तो गेट का क्या आएगा, गेट्स आएगा। बोले सर यहां विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। आगे चलो, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब फिर वही बात है, अनलेस आया है अनलेस के साथ क्या आ गया, दोनों हिस्सों में विल आया है। अनलेस सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ विल शैल का प्रयोग गलत है, बाकी अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग गलत होता है, तो भाई दोनों को ही काट दो। ही अंडरस्टैंड की जगह लिखो ही अंडरस्टैंड्स, और बाकी सेंटेंस आपका क्या है, सही है। बोले सर कैसे सही है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और क्या चाहिए, जीवन आसान है। देखो भाई, अच्छा वो फिर खिसक गया क्या, अब यार सेलेक्ट भी होता है क्या ये नहीं होता वो सेलेक्ट। वो पेज बहुत ऊपर था ना, मैंने इसलिए नीचे करा और वो फिर पूरा ही गड़बड़ हो गया। अनलेस के साथ विल नॉट गलत है और अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंड होगा, बस इतना ही बताया था। आ जाओ जरा, बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। बट फॉर का मतलब मैंने कहा था विदाउट, विदाउट हिज हेल्प, उसकी मदद के बिना। तो मैंने कहा था बट फॉर के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली सिचुएशन ही आती है, अभी बता के आया हूं, जरा देखना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब कुछ तो सही है, आंसर क्या है, नो एरर। आंसर क्या है, बट फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के बिना द पेशेंट वुड हैव डाइड, पेशेंट मर जाता, लेकिन मरा नहीं, मर जाता है ना, मतलब नहीं मरा, उसकी मदद के बिना पेशेंट मर जाता लेकिन नहीं मरा है। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, उसकी मदद के बिना, बट फॉर हिज हेल्प, बट फॉर हिज हेल्प, ठीक है साहब, द पेशेंट वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, तो वुड हैव लॉस्ट आया है ना वुड हैव लॉस्ट आया है, मतलब बिल्कुल सही है, क्या है, नो एरर है। सोचने समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आई शैल टेक यू अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है। चलो साहब, मैं आपसे कहूं कि कैसे ठीक होगा ये, ठीक ऐसे होगा कि भाई शैल टेक जो है बिल्कुल सही है, मेन क्लोज आया है, विल शैल ठीक है, लेकिन आफ्टर कैसा कंजक्शन है, बोले सर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ विल शैल का प्रयोग गलत है। यू के साथ रिटर्न जो है बिल्कुल सही है, तो आप ऐसे कहेंगे आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। अब जो है बात ठीक है, सी फॉर कैट में गलती निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 31 नंबर पे आएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। वर्षी आए, वर्षी आए। अब मैं आपसे कहूं, मैं अभी बता के आया हूं थोड़ी देर पहले कि इफ के स्थान पे कौन कौन कूद सकता है, हैड, वर और शुड, हैड वर और शुड। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पे इफ नहीं आया लेकिन इफ के स्थान पे वर आ गया। अब मैं आपसे कहूं इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका है तो एक ऐसा है, इफ शी वर आए, अगर वो मेरी जगह होती, या आप इसको ऐसे लिख लो, इस वर को और इस इफ को मिला लो और इसको ऐसे लिखो, वर शी आए, वर्षी आए, आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये दोनों तरीके ही क्या है सही, मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है, दोनों ही सही है यार, ये भी सही है ये भी सही है। बाकी यहां से एक बात क्लियर हो गई कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, बोले सर सेकंड फॉर्म आई है, तो अगले हिस्से में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप कहेंगे शी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनी देयर एट दैट टाइम, एनी देयर एनी वेयर एनी वेयर, ठीक है, ठीक है, एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। आ जाओ भाई, देखो भाई, अगर मैंने आपसे वही समझाया कि इफ के स्थान पे हेड आ जाए तो कोई समस्या नहीं माननी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, आप ये मानो कि इफ वाले हिस्से में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव सर्टेनली थर्ड फॉर्म, परचेज नहीं परचेज्ड, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, बोले सर थर्ड फॉर्म, तो क्या कहेंगे, परचेज्ड कह देंगे, क्या कह देंगे, परचेज्ड कह देंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इफ वाले हिस्से में वुड का प्रयोग गलत होता है, इफ वाले हिस्से में वुड का प्रयोग क्या होता है, गलत होता है, एक बात। दूसरी बात, अगले वाले हिस्से में क्या आया है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। जब सामने वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो इफ वाले में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया हैड, ये आ गया वर्कड। इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, अगर मैंने रेगुलरली काम किया होता तो मैं एग्जाम पास कर लेता, लेकिन नहीं कर पाया।
हाँ जी। नेक्स्ट क्या कहेंगे आप? बड़ा सा सेंटेंस है। इफ द ओजोन गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर डिड नॉट फिल्टर आउट, ठीक है, द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। नहीं होती, है ना? अगर ऐसा होता तो नहीं होती, लेकिन हो गई है। लेकिन हो गई है तो मतलब पास्ट का अनरियल एक्शन है। अगर पास्ट का अनरियल एक्शन है तो फिर ऊपर वाले में डिड नॉट को हैड नॉट फिल्टर्ड कर लो, और तो क्या कहोगे? ये तो तुमने कर दिया कि भाई इतना हिस्सा ना, ये तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आया है। सब्जेक्ट है द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। ये तुम्हारा सब्जेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड, ये आ गया आपका। करना क्या है साहब? अब देखो ये वही सेंटेंस है जब तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये पता है कि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो क्यों आता है, सेकंड फॉर्म के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो क्यों आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो क्यों आता है, तब तुम इस सेंटेंस को समझ पाओगे, वरना दिक्कत कर दोगे। इसमें गड़बड़ हो जाएगी साहब, पक्की बात है। सेंटेंस पढ़ो। इफ द ओजोन गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर डिड नॉट फिल्टर आउट, जो ओजोन गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की, अगर वो फिल्टर आउट ना होती तो जो अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन है वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की, वो इवॉल्व ना होती, लेकिन वो हो चुकी हैं। ठीक है? नहीं तो आप ये कह रहे हो, तो अगर आप ये कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है डन एक्शन है, आप ये कहना चाह रहे हो। एक बार जो एक्शन कंप्लीट हो चुका, और कंप्लीट एक्शन के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही, और अगर कंप्लीट एक्शन है तो आप कहेंगे हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है? इफ द ओजोन गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैड नॉट फिल्टर्ड आउट, ओजोन गैसेस अगर फिल्टर्ड नहीं हुई होती तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन की वुड नॉट हैव इवॉल्व्ड ऑन अर्थ, वो जो है अर्थ पर इवॉल्व नहीं हुई होती। ठीक है? आ जाओ जरा। इफ आई वॉज यू तो हो ही नहीं सकता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, क्योंकि वॉज का प्रयोग करते ही नहीं है सेकंड सिचुएशन में। इफ आई हैड नॉन दिस येस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम। बताओ भाई 35 36 सॉरी। देखो बहुत आसान सेंटेंस है। यस्टरडे को देख के नहीं घबराना, एक बात तो पक्की है कि यस्टरडे को देख के तुम कहो अरे ये क्या हो गया, हमसे तो ना हो पाएगा। एक बात पक्की है कि यस्टरडे, एक बात पक्की है कि यस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म आती है ना? यस्टरडे के साथ क्या आती है? सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये सेकंड फॉर्म तो है लेकिन इफ के साथ रखी है। किसके साथ रखी है? इफ के साथ। कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का मतलब है अनरियल का पास्ट, और अनरियल सिचुएशन का पास्ट होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनरियल सिचुएशन का पास्ट होता है हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर रियल सिचुएशन है साहब तो आप यस्टरडे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई वेंट देयर यस्टरडे, यस्टरडे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इफ लगने का मतलब है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट को दिखाने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट को दिखाने के लिए, अनरियल के प्रेजेंट को दिखाने के लिए सेकंड फॉर्म आती है, और अनरियल के पास्ट को दिखाने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको गलत ना माना जाए, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। हाँ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल की जगह वुड करेंगे। गलती होगी कौन से पार्ट में? सी पार्ट में, और ज्यादा सोचे समझे बिना आगे चलेंगे। ठीक है? 37, 37 में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, अगर हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? थर्ड फॉर्म आई है, तो अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड आई रियलाइज्ड हाउ डीपली यू वर कमिटेड, कमिटेड टू कंप्लीटिंग दिस वर्क। कमिटेड टू के बाद जो टू आता है वो प्रपोजिशन होता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है जो कि आई है। बाय टुडे आई वुड नॉट हैव इंटरप्टेड, आई वुड नॉट हैव इंटरप्टेड यू सो ऑफन। ठीक है भाई, 37 हो गया। आगे चलते हैं। इफ आई वॉज यू, तो फिर वही बात हो गई, इफ आई वॉज यू तो हो ही नहीं सकता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, क्योंकि जब तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब 100% अनरियल सिचुएशन है। मैं तुम्हारी जगह कैसे होता? तुम अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूं। मैं तुम्हारी जगह होता मतलब 100% अनरियल, और 100% अनरियल, तो अनरियल के लिए वॉज तो कभी नहीं आता, अनरियल के लिए हमेशा क्या आएगा? वर आएगा। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही बात खत्म हो गई, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 39, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई वुड बी मच हेल्थियर, आई वुड बी मच हेल्थियर। बताओ भाई। अच्छा, कुड भी दे रखा है, और मैं तो वुड ही पढ़ रहा था, समझे? क्योंकि वो बन जाता है ना फ्रेज, एक आदत हो जाती है पढ़ने की।
इफ आई लिव्ड इन अ कंट्री साइड, अगर मैं जो है कंट्री साइड में रहता होता तो मैं ज्यादा हेल्थियर होता। देखो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना, अनरियल सिचुएशन है प्रेजेंट की। अगर मैं जो है इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड, अगर मैं कंट्री साइड रहता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं रहता हूँ, ये बात पक्की है। अभी आई कुड बी मच हेल्थियर, जो है मैं जो हूँ बहुत और ज़्यादा हेल्थियर हो सकता था, और ज़्यादा जो है मेरी हेल्थ बेहतर हो सकती थी। हेल्थ का हेल्थियर लिखा है, मतलब सुधर सकती थी, बेहतर हो सकती थी। अब बात आई है कुड की, कि यहाँ पे कुड आया है। देखो ऐसा नहीं है कि वुड के बदले कुड नहीं आ सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि एबिलिटी दिखाई गई है कि नहीं। मैं आपसे पूछूं वुड के बदले कुड आ सकता है, बोले सर आ सकता है। कुड आता है पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए, कुड आता है कुल मिला के एबिलिटी को दिखाने के लिए। हेलो चलो प्रेजेंट और पास्ट तो बात की बात हो गई, अगर वहां प्रेजेंट आ गया तो यहाँ प्रेजेंट का पास करना ही पड़ेगा, वो बात अलग हो गई। हालांकि वो प्रेजेंट ही है, कंडीशनल में सेकंड फॉर्म प्रेजेंट को दिखाती है, उसको भी मत सोचो। लेकिन मैं आपसे कहूं कुड किसके लिए आता है, कुड आता है एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है नहीं। या फिर कुड आता है परमिशन के लिए भी आ जाता है, अगर किसी से परमिशन ले रहे हो, एबिलिटी के अलावा इनफॉर्मल परमिशन है। अगर मैं आपसे कहूं इनफॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। आई कुड बी मच हेल्थियर, मैं जो हूं ज्यादा हेल्थी होता। तो मैं आपसे कहूं मैं ज्यादा हेल्थी होता, मेरा हेल्थी होना यहां पर ना तो एबिलिटी है, ना किसी से परमिशन है, और ना परमिशन है ना एबिलिटी है, तो मुझे लगता नहीं कि कोड का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता थी। या तो कोई रीजन होता मेरे पास कि मैं कोड का प्रयोग करूं, ऐसा कोई रीजन मेरे पास है नहीं। अगर ऐसा कोई रीजन मेरे पास है नहीं, तो कोड की जगह किसका ही प्रयोग करो, वुड का ही प्रयोग करो, सही होगा। आई वुड बी मच हेल्थियर, आई वुड बी मच हेल्थियर इफ आई वॉज अ किंग। अगर मैं एक राजा होता, फिर वही बात, मैं राजा होता, अनरियल सिचुएशन है, केवल आप इमेजिन कर रहे हो। अगर ऐसा होता आप कहेंगे इफ आई वॉज अ किंग, नहीं इफ आई वर अ किंग। अगर मैं एक राजा होता तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हाँ भाई देखो आसान है, इफ द बस हैडंट ब्रोकन डाउन, हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अगर बस जो है खराब नहीं होती, वी विल बी एट होम नाउ, हम अब तक घर पहुंच गए होते, लेकिन नहीं पहुंचे। पास्ट का अनरियल एक्शन है जो कंप्लीट नहीं हो पाया। इफ द बस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव वुड हैव बीन एट होम नाउ, हम अब तक घर होते। गलती कौन से पार्ट में, सी फॉर कैट में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम, अगर मैं उसकी जगह पे होता। इन हिज शूज का मतलब है उसके पैरों, शूज का मतलब उसी की जगह पे होना, कभी तुम सोचो उसके जूतों में, नहीं, नो एरर। वर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है, क्या समस्या है। एक ही आगे गया, दो गया, एक गया। हाँ जी, इफ आई वुड बी अ मिलेनियर आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस। अगर मैं एक मिलेनियर होता, बात तो सही है, बस का क्यों इंतजार करता फिर। ध्यान रखना, इफ के साथ वाले हिस्से में अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, बोले सर आईएनजी आ गई, अरे उसको छोड़ो, आईएनजी आ गई, परफेक्ट थोड़ी बना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ वुड भी नहीं आएगा। वुड का प्रयोग इफ के साथ वाले हिस्से में गलत है, ठीक है। बाकी आपका मिलेनियर होना भी एक सपना है, तो आप किसका यूज करेंगे, इफ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं एक मिलेनियर होता, हो नहीं होते। बताओ भाई। ही स्पीक्स एज दो ही कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। देखो भाई, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, ये अनरियल सिचुएशन को ही दिखाते हैं। इनका मतलब होता है ऐसा मानो कि, जब मैं कह रहा हूं ऐसा मानो, वो ही स्पीक्स, वो ऐसे बोलता है, ऐसा मानो कि कहीं का प्राइम मिनिस्टर हो, या वो ऐसे बात करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे चीफ मिनिस्टर हो। अनरियल सिचुएशन है। जब आप ऐसा मानोगे किसी बात से पहले कह दोगे, इस बात का मतलब वो बात रियल तो नहीं हो सकती, वो बात कैसी होगी, अनरियल होगी। तो ही स्पीक्स एज दो ही कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, वो ऐसे बात करता है जैसे उसने दुनिया जीत ली हो, अनरियल बात है। बाकी एज इफ, एज दो, अनरियल बात किसकी है, पास्ट की है, प्रेजेंट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है ना। प्रेजेंट की अनरियल बात है, और प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन के लिए सेकंड फॉर्म, पास्ट की अनरियल सिचुएशन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले सर सेकंड फॉर्म। और अगर सेकंड फॉर्म है तो बात सही है, आप आंसर लगाएंगे, नो एरर, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट की सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट की अनरियल सिचुएशन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एज इफ, एज दो जो है अनरियल सिचुएशन को दिखाते हैं, इसीलिए उनके बाद किसका प्रयोग करा गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो कि बिल्कुल सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
45 मैं आपसे कहता हूं, कोई मुश्किल बात नहीं है, गांधी जी का जिंदा होना एक अनरियल सिचुएशन है। तो आप कहेंगे वॉज एवर इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, अगर वो जिंदा होते, ठीक है नहीं, जिंदा होते। इफ आई वॉज अ किंग, अरे दोबारा आ गया है सेंटेंस, इफ आई वर अ किंग। हालांकि ध्यान रखना है 2-4 सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। आ जाओ भाई। अगर, सॉरी कर देता हूं मैं गड़बड़ कभी कभी, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो अगले वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल नहीं, क्या कहेंगे, वुड हैव मिस्ड। Suji says that she will take her umbrella in case it will rain। बताओ भाई, देखो अगर तुम थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हो तो ग्रामर में एक चीज बड़ी कंफ्यूज करती है कि इफ आएगा इन केस आएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इफ हो या इन केस हो, दोनों हैं तो भाई भाई है ना। ये इन केस दिखाता है प्रिकॉशन, इन केस क्या दिखाता है, प्रिकॉशन। आप कभी एक सिचुएशन को मान के कि क्या पता ऐसा हो जाए, तो आप किसी चीज को देख के प्रिकॉशन कर लेते हैं कि भाई मैं 2 घड़ी पहन लेता हूं कहीं एक बंद ना हो जाए, प्रिकॉशन है। इफ नहीं किसका यूज करेंगे, इन केस का। छाता लेके चलता हूं कहीं बारिश ना पड़ जाए बाहर, प्रिकॉशन है, पहले से लेके चल रहे हो। बारिश पड़ रही है इसलिए आप छाता लेके जा रहे हो, ठीक है नहीं, कंडीशन हो गई कि भाई बारिश पड़ रही है इसलिए छाता लेके जा रहे हो, तो वो तो हालांकि रिजल्ट दिखा दिया आपने, इफ की जरूरत वहां है नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपसे कहूं इन केस या इफ में क्या फर्क है। अगर आप किसी शर्त की बात कर रहे हो, कंडीशन दिखा रहे हो, तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून दोगे आजादी दूंगा, मतलब मेरे साथ अगर संघर्ष करोगे तो आजादी मिलेगी, कंडीशन है। इन केस 2 घड़ी पहनी है कहीं एक खराब ना हो जाए, खराब हुई नहीं है, पहले से ही आपने प्रिकॉशन ले लिया। प्रिकॉशन के लिए किसका यूज कर लेते हैं, इन केस का। चलो खैर, ये तो बात की बात हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे इफ चलता है वैसे कौन चलेगा, इन केस चलेगा। इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा, इफ के साथ वाले क्लोज में विल का प्रयोग नहीं होगा, ऐसी इन केस के साथ वाली क्लोज में किसका प्रयोग नहीं होगा, विल का प्रयोग नहीं होगा। बोले सर कैसे, जरा देखना, इसके पहले वाले हिस्से में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, सूजी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो जो है अपना अम्ब्रेला लेके चलेगी, इन केस कहीं ऐसा ना हो क्या पड़ जाए, बारिश पड़ जाए। तो इट रेन, इट विल रेन नहीं, इट रेन्स, इन केस इट रेन्स। आंसर बनेगा कौन सा, डी फॉर डॉग बनेगा। इन केस के साथ वाले हिस्से में विल शैल का प्रयोग करना गलत होगा, ठीक है। इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम एवरी डे ऑन फोन ही हेल्प्ड यू, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो यहां वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ही वुड हैव हेल्प्ड यू, ही वुड हैव हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी मदद कर दी होती अगर तुमने उसको फोन पे कांटेक्ट किया होता। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को जड़ से मिटा दूंगा अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया। चलो साहब, कहने की बात तो है, हर व्यक्ति सोचता है ऐसा कर देगा वो। इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, वो ठीक है। तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या वुड, बोले सर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड इरेडिकेट हो जाएगा। 10 लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप ये काम करके जाया करो, इसके बिना काम नहीं चलेगा, जेन्युइनली मैं बताऊं। अभी तो फिलहाल सब कुछ ऐसे ही चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिमांडेबल हो आपसे कुछ, हाँ, लेकिन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो है वो डिमांडेबल है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है आगे की क्लासेस के लिए, अगर आपको लगता है कुछ बेहतर आपको यहाँ मिल पा रहा है। एक बात, दूसरी बात, मुझसे कुछ चर्चा करनी है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, एक इंस्टाग्राम की आईडी है अपनी, यहाँ आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए कहाँ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।